प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस जारी है। पिछली क्लास से मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। पिछली क्लास में मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया कि मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था इससे किस प्रकार प्रभावित है और मुद्रास्फीति का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने पिछली क्लास में परिभाषा आपको समझाने की कोशिश की कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति है जब बाजार की औसत कीमतें लगातार अनवरत बढ़ती रहती है, बाजार की कीमतें सतत बढ़ती रहती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मैंने आपको यह भी समझाने का प्रयास किया कि मुद्रास्फीति अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन मुद्रास्फीति यदि हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए, मुद्रास्फीति एक लेवल से यदि अधिक बढ़ने लगे तब किसी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और यदि ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, यदि ये बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहे, तो इस प्रकार की स्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया था आपको। आज मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं। आम जन, एक कॉमन मैन मुद्रास्फीति से किस प्रकार प्रभावित होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक एक करके आप लिखते रहें साथ में। मुद्रास्फीति का जो पहला प्रभाव है वो है निवेशकर्ताओं पर। निवेशकर्ता वो होता है जो इन्वेस्ट करता है। निवेशकर्ता वो होता है जो किसी भी संपत्ति पर, किसी भी प्रतिभूति पर निवेश करता है। उसकी आशा यह होती है कि भविष्य में उसको प्रतिफल मिलेगा, भविष्य में उसको रिटर्न मिलेगा। यदि वो निवेश करता है और बाजार में तेज गति से मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, तब विनिवेशकर्ताओं को नुकसान होने लगता है। उदाहरण के तौर पे यदि वर्तमान में मुद्रास्फीति 5% है और वो 100 रुपए निवेश करता है, माना कि उसको 10% ब्याज की दर मिलने वाली है, तो एक साल बाद उसको 110 रुपए मिलेंगे। यदि 5% मुद्रास्फीति को माइनस कर दिया जाए तो उसको 105 रुपए मिलेंगे। हम यह कह सकते हैं कि उसका वास्तविक प्रतिफल 5 रुपए है। यदि कल मुद्रास्फीति बढ़कर 10% हो जाए तो ब्याज की दर भी 10% है, मुद्रास्फीति भी 10% है, इसीलिए उसका प्रतिफल 0 हो जाएगा। इसलिए निवेशकर्ताओं को मुद्रास्फीति की स्थिति में नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसका प्रतिफल है वो गिरने लगता है, उसका वास्तविक रिटर्न है वो कम हो जाता है। इसको फिशर इक्वेशन के द्वारा भी समझाया गया है। फिशर इक्वेशन ये क्लियर रूप से कहता है कि वास्तविक ब्याज की दर बराबर नामांकित ब्याज की दर माइनस इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। यदि 10% ब्याज की दर मिलती है और यदि मुद्रास्फीति भी 10% है तो 10 - 10 0 हो जाएगा। तो फिशर इक्वेशन के अनुसार प्रतिफल 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तब निवेशकर्ताओं को नुकसान होता है। निवेशकर्ताओं का जो प्रतिफल है वो नेगेटिव होने लगता है। मुद्रास्फीति का दूसरा प्रभाव निश्चित आय वर्ग पर, जिनकी इनकम फिक्स है, जिनकी सैलरी फिक्स है, जिनकी सैलरी कम से कम कुछ समय तक मुद्रास्फीति के साथ नहीं बढ़ती है और न ही घटती है। इस परिस्थिति में यदि मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगती है, तब निश्चित रूप से उसको नुकसान होता है, क्योंकि उनकी वेज रेट फिक्स है, उनकी सैलरी फिक्स है, उनकी वेज रेट फिक्स है। और यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो उसकी वास्तविक मजदूरी दर कम हो जाएगी।
वास्तविक मजदूरी दर को वास्तविक मजदूरी दर बराबर नॉमिनल वेज रेट डिवाइड बाय इन्फ्लेशन, अर्थात जितनी मुद्रास्फीति तेज गति से बढ़ेगी वास्तविक मजदूरी उतनी ही कम हो जाएगी। इसीलिए जिनकी सैलरी फिक्स है, जिनकी आय फिक्स है, पेंशनर जिनकी पेंशन भी फिक्स है, इन सबको मुद्रास्फीति बढ़ने पर नुकसान होता है, क्योंकि उनका वास्तविक प्रतिफल कम हो जाता है, उनकी वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है, उनकी वास्तविक पेंशन कम हो जाती है और वास्तविक वेज रेट कम हो जाती है। सबको पता है यदि मुद्रास्फीति तेज गति से बढ़ने लगती है तब उस मुद्रास्फीति को मजदूरी दर के साथ में इन्फ्लेटेड फिक्स नहीं किया जाता है, तुरंत नहीं किया जाता है, कुछ समय पश्चात हो सकता है उसको किया जाता हो, जैसा कि भारत में किया जाता है। भारत में जो है वो सरकारी महकमे हैं, वहां पे हर साल डीए बढ़ता है, लेकिन सभी जगह ऐसा होता है ये जरूरी नहीं है। इसलिए जब कभी भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तब जिनकी मजदूरी दर फिक्स है, जिनकी सैलरी फिक्स है, जिनकी पेंशन फिक्स है, उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनका वास्तविक प्रतिफल गिरने लगता है। उसी प्रकार ऋणी और ऋणदाता पर भी प्रभाव पड़ता है। उनकी वास्तविक आय का वितरण हो जाता है, उनकी वास्तविक आय घट जाती है या बढ़ जाती है, उनका वास्तविक प्रतिफल प्राप्त होता है वो घट जाता है या बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं ऋणदाता हूं, यदि मैंने किसी व्यक्ति को लोन दिया है, सपोज 100 रुपए का लोन दिया है और आज ब्याज की दर 2% है, तो एक साल मुझे 102 रुपए मिलने की संभावना है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, यदि मुद्रास्फीति बढ़ के 0 से बढ़ के 5% हो जाती है, तब जो मैंने आज 100 रुपए दिए हैं वो एक साल बाद 102 रुपए होने की बजाय वास्तविक उस मुद्रा का मूल्य, वास्तविक उस 100 रुपए का जो मूल्य है वो 102 माइनस 5 97 रुपीज या 97 रुपए हो जाएगा। इसीलिए जब कभी भी मुद्रास्फीति होती है, जो लोन देता है, जो ऋणदाता है, उसको नुकसान होता है। उसका जो मूल्य, मुद्रा जो देता है, जो पैसा उधार देता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। उस मुद्रा से वस्तु और सेवाओं को खरीदने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि उसका मूल्य कम हो जाता है। उसी प्रकार आप ऋणी के बारे में भी समझ सकते हैं, जो लोन लेता है। यदि मुद्रास्फीति तेज गति से बढ़ने लगती है, इस परिस्थिति में जो लोन लेता है, जो ऋणी है, उसको फायदा होता है, क्योंकि जो वापस पैसा देता है उसका मूल्य कम हो जाता है। अब जो वापस जो पैसा देता है उससे वस्तु और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, उसका मूल्य कम हो जाता है। इसलिए जब कभी भी मुद्रास्फीति होती है तभी ऋणी को फायदा होता है, ऋणी को बेनिफिट होता है, जबकि ऋणदाता को नुकसान होता है। उसी प्रकार अगला प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषकों पर क्या पड़ता है, इसको भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यदि हम ये मान के चलें कि किसान जो जिन एग्रीकल्चर वस्तुओं का उत्पादन करता है, वो जिन फसलों का उत्पादन करता है, यदि उनकी कीमतें बढ़ने लगती है और साधनों की कीमतें नहीं बढ़ती है, साधन, इनपुट, फर्टिलाइजर, उसकी मेहनत, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, क्रशर, इन सब की यदि प्रति घंटा दर नहीं बढ़ती है, इनकी ये सारे साधन है, ये सारे इनपुट है जिनके द्वारा किसान फसलों का उत्पादन करता है, यदि इन सब की इनपुट की कीमतें फिक्स है, उसके बाद में यदि गेहूं की कीमत बाजार में उसको अधिक मिलेगी, तब निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा। इसीलिए किसान जिन कृषि पदार्थों का उत्पादन करता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिन फसलों का उत्पादन करता है, उनकी यदि कीमतें बढ़ने लगती है तब किसान को निश्चित रूप से फायदा होता है। यदि साधनों की कीमतें बढ़ने लगती हैं और उत्पादन की कीमतें नहीं बढ़ती हैं तब किसान को नुकसान होगा। यदि मंडी में अधिक सामान में बिकने लगती है तब निश्चित रूप से फायदा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है साथियों, विद्यार्थियों, वास्तव में ऐसा नहीं है। किसान जब इनपुट खरीदता है तब ज्यादा कीमतें होती है, किसान जब आउटपुट बेचता है तब
कीमतें कम होती है तो कई सालों तक किसानों का सामान मंडी पर पड़ा रहता है। उदाहरण हमने देखा था पिछले 1 साल 2 साल पहले, जब उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास आलू 50 पैसे किलो बिक रहा था, उसका ट्रैक्टर का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा था। जिन लोगों ने आलू वेयर हाउसेस में रख दिए थे उन्होंने उठाया भी नहीं, कि उनका किराया इतना अधिक हो गया था कि कीमतें भी वो वसूल नहीं कर पा रहे थे। तो किसानों पर कहने के लिए ये हो सकता है कि यदि फसलों की कीमतें बढ़ेगी तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, धरातल पे ऐसा होता नहीं है। अगला प्रभाव है बचत पर। हमारी जो बचत है, हमने सपोज 100 रुपए बचाए हैं, आज मुद्रा की स्फीति 2% है, और यदि कल मुद्रा की पूर्ति बढ़कर 5% हो जाती है, तब बचत का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। सपोज आज मैंने 100 रुपए बचाए हैं और एक रजिस्टर की कीमत 100 रुपए है, तो मैं आज के मेरे 100 रुपए से एक रजिस्टर खरीद सकता हूं। यदि कल रजिस्टर की कीमत 105 रुपए हो जाए और मैंने 100 रुपए बचा रखे हैं, तो उन 100 रुपए से मैं रजिस्टर नहीं खरीद पाऊंगा। इसीलिए जो पैसा बचा के रखता है, कहीं निवेश नहीं करता है, अपने जेब में रखता है, अपने घर में कहीं डाल के रखता है, निश्चित रूप से मुद्रास्फीति बढ़ने पर उनकी वास्तविक बचत कम हो जाएगी, उसको नुकसान होगा। इसलिए बचतकर्ता को नुकसान होता है यदि बाजार में मुद्रास्फीति अधिक होती है। इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि जो जितना पैसा बच जाए उसको निवेश करना चाहिए, बैंकों में जमा करना चाहिए। उसमें वहां गिल्ट मार्केट में आपको निश्चित एक फिक्स दर से ब्याज की दर मिलेगी। इसलिए बचा के कम से कम जेब में नहीं रखना चाहिए, घरों में नहीं रखना चाहिए, संदूक में नहीं रखना चाहिए, उसको पुराने पद्धति की तरह गाड़ के घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको बाजार में जाने देना चाहिए, उसको बैंकों में जमा कराना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक निवेश हो, देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ने लगे, देश में भी प्रगति होगी। बचतें बेकार हैं यदि उसका निवेश नहीं होता है, देश को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए बचतें जेब में घर में रहेगी तो नुकसान होगा, खुद को भी होगा, देश को भी होगा। प्रयास ये करना चाहिए कि जितने बचत है उनका निवेश हो, बाजार में जाए, वो उन बचतों को निवेश करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो, देश में जीडीपी बढ़ेगी, देश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। अगला प्रभाव है भुगतान संतुलन पर। भुगतान संतुलन पर निश्चित रूप से मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। हम जो वस्तु और सेवाओं का निर्यात करते हैं और यदि उनकी कीमतें बढ़ जाती है, मैं उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं कि जो हम सामान बेचते हैं वो डॉलर में बिकता है। भारत से बाहर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जब भारत से सामान खरीदता है तो वो ये सोचता है कि उसकी कीमत डॉलर में कितनी है। उदाहरण के तौर पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को कि माना कि अब $1 में 74 रुपीज आ रहे हैं, 74 रुपए आ रहे हैं, और हम ये भी मान लेते हैं कि किसी एक पेन की कीमत 74 रुपए है। इसका मतलब $1 में 74 रुपए आएगा और उन 74 रुपए से विदेशी एक पेन भारत से खरीद लेगा। लेकिन यदि अब पेन की कीमत बढ़कर 100 रुपए हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? अब $1 में एक पेन नहीं आएगी, उसको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए जब कभी भी भारत देश में या हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, तब हमारा निर्यात घटने लगता है, क्योंकि वह मांग का नियम लागू होता है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा महंगी हो जाएगी उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इसलिए घरेलू मुद्रास्फीति होने से हमारा निर्यात घटने लगता है। निर्यात से प्राप्त होने वाला हमें विदेशी डॉलर या विदेशी धन या विदेशी मुद्रा भी कम होने लगती है। उसके विपरीत हम जो सामान विदेशों से मंगाते हैं वो सस्ता होने लगता है। इसलिए देश के अंदर आयात तेज गति से बढ़ने लगता है। इसका परिणाम क्या होगा? हमारा निर्यात घट जाएगा, हमारा आयात बढ़ जाएगा। इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो जाएगा, व्यापार शेष नेगेटिव होने लगता है, देश को नुकसान होता है।
यही कारण है कि भारत चीन के साथ में हमारा व्यापार शेष लगातार पिछले कई वर्षों से है वो नकारात्मक है, ऋणात्मक है। भारत का अथाह विदेशी धन, विदेशी मुद्राएं, डॉलर चाइना की ओर चला जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कीमतें लगातार स्थिर रहे। मुद्रा की कीमतें बढ़ने भी नहीं चाहिए तो घटने भी नहीं चाहिए। दोनों ही खतरनाक, एक खतरनाक है, दूसरी घातक है। मुद्रास्फीति खतरनाक है तो मुद्रास्फीति घातक है, क्योंकि मुद्रास्फीति देश में बेरोजगारी, मंदी, महामंदी का दौर शुरू हो जाता है। आप कोरोना काल में देखिए, एक तरफ वस्तु और सेवाओं की कीमतें कम हो रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत सरकार ने भी कहा और यूएनडीपी ने भी कहा कि भारत में 2 करोड़ लोग बेरोजगार होने की संभावना है। यह भी कहा कि भारत में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जाने की संभावना, बड़े मुश्किल से खींच के ऊपर लाए थे हम। इसलिए याद रहे, मुद्रास्फीति खतरनाक है। यदि हद से ज्यादा बढ़ जाए, भारत में 4 से 6% मुद्रास्फीति ठीक मानी जाती है। 4%, 6% से आगे बढ़ने पर सरकार एक्टिव हो जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिव हो जाती है, उसको रोकने का प्रयास करती है। लेकिन अविस्फीति उससे भी ज्यादा घातक है। अविस्फीति पूरी अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके रख देता है। अर्थव्यवस्था में महामंदी का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए हमें यह किसी भी देश में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में यह प्रयास होना चाहिए कि मुद्रा की कीमत हमेशा स्थिर रहे, कभी बढ़े नहीं तो घटनी भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी। पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था पे विश्वास रहेगा। आयात और निर्यात का फ्लो बराबर रहेगा, निर्यात भी तेज गति से बढ़ेगा, आयात कम होगा, हमारा भुगतान शेष, हमारा व्यापार शेष सभी पॉजिटिव होने लगेगा। इसलिए ये सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि भारतीय देश में, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा की पूर्ति पर ध्यान देना होगा। मौद्रिक नीति के जो विभिन्न टूल हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सभी का अनुकूलतम प्रयोग हो ताकि देश में मुद्रास्फीति पूर्णतया कंट्रोल में रहे। राजकोषीय नीतियां भी व्यवहारिक होनी चाहिए। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि दौर देखने को नहीं मिले। अगली क्लास में हम और ज्यादा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शामिल हुए मेरी क्लास में। अगली क्लास में भी इसी प्रकार शामिल होते रहें।